कि कहते हैं कि मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की तलाश करेंगे तो पूरा का पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो आई एम गोविंद शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल आवर यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट, और वो भी इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे इसमें हम। ठीक है, जिसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर जो 7 है हमारा फेडरलिज्म, उसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको करा दिया है। आप उसको देखोगे, बहुत ही कंसाइंस वे में मैंने आपको कराया है। तो जो चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अपना चैप्टर नंबर जो हमारा है लोकल गवर्नमेंट, उसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कोई कमेंट हो तो आप उस पर भी मुझे कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। कि स्टार्टिंग में जैसे मैं आपको पढ़ाते टाइम बताता हूँ कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो हमें उसी को ध्यान रखना है कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो व्हाट डू वी स्टडी इन दिस चैप्टर, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट, एंड द सेकंड व्हाट इज द नीड ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, व्हाई डू वी want local government, and the third is development of local government in India, and the fourth local government in independent India, and 73rd and the 74th constitution amendment. And in this chapter we will read about what is 73rd and the 74th constitution amendment, and in the last implementation of 73rd and 74th constitution amendment, and what is the benefit of the 73rd and the 74th constitutional amendment in India. In this chapter we will study about this. So now we move on the next slide. The first meaning of local government, और जैसा जैसा आपको समझ में आ रहा है इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट बहुत ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट, आखिर है क्या ये लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको फेडरलिज्म वाले चैप्टर में भी बताया था कि हमारे पास में क्या होता है, 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट होता है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं। फर्स्ट पर हमारी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेकंड हमारे को क्या मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट, और उसी में मैंने आपको बताया था थर्ड हमारा जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है वो होता है हमारा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में मैंने आपको 2 बताए थे, एक रूरल और अर्बन, और उस टाइम पर बोला था कि हम पूरा का पूरा, मैंने उस टाइम पर इन 2 के ऊपर फेडरलिज्म में हमने बात करी थी डिटेल में। वो बोला था नेक्स्ट चैप्टर हमारा जब आएगा तो उसमें बताऊंगा। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, रूरल एंड अर्बन, ठीक है, इन दोनों को ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओनली फॉर द सेंट्रल इंडिया, or we can say the whole India, and the state government is only for the state like the हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेट तक रहती हैं। अब लेकिन जो काम का इतना ज्यादा दायरा बढ़ गया तो उसको कैसे करा जाएगा, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें नीड पड़ी लोकल गवर्नमेंट की। यानी कि क्या बनाया, इट इज द नियरेस्ट रूलिंग ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो हमारे सबसे इसको कह सकते हो कि नियरेस्ट रूलिंग होती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। और क्या कह सकते हो, ठीक है, इसको हम थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं क्या चीजें हमारी आगे बढ़ रही हैं। तो कह सकते हो, तो गवर्नेंस एट द विलेज एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज कॉल्ड द लोकल गवर्नेंस। तो यानी कि हमने वहां पर किसमें बात करती, सेंट्रल लेवल पर पूरे इंडिया की बात करी, स्टेट पर करनी। ठीक है ना, यहां पर हम किसकी बात करते हैं, विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे पास में गवर्नेंस सिस्टम होता है उसी को हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। सबसे पास का जिसको कह सकते हो, लोकल गवर्नेंस इज द गवर्नेंस क्लोजेस्ट टू द कॉमन मैन। ठीक है ना, क्लोजेस्ट कह लो या फिर नियरेस्ट कह लो, कॉमन मैन के बिल्कुल पास का होता है ये हमारा, बिल्कुल नियरेस्ट। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नेंस इज द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन एंड आर रिलेटेड टू हिज डेली लाइफ। ठीक है, तो हमारी जो डेली लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं तो हम नहीं जा पाते अपने एमएलए के पास में, अपने एमपीज के पास में, ठीक है, सीएम के पास में, प्राइम मिनिस्टर के पास में, तो हम किसके पास में जाएंगे, तो वी हैव टू मूव टू द काउंसिलर्स इन द दिल्ली, वी कैन से। ठीक है, और अगर हम गांव की बात करते हैं, विलेज की बात करते हैं, तो उसमें हम पंचायत,
इसको कह सकते हो सरपंच के पास में जाते हैं, तो यानी कि वो हमारे आसपास ही होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। लोकल गवर्नेंस बिलीव दैट लोकल नॉलेज एंड लोकल इंटरेस्ट आर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। इसको कह सकते हो ये क्या है, एक तरफ से बिल्कुल ही जब इंडिया अपने आप को कह सकते हो कि इतना बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, तो उसमें हमें हर लेवल पर, और इतना ज्यादा वास्ट कंट्री है तो उस पर हमें क्या होगी, एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कह सकते हो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होती है। एंड इट इज ऑल्सो नेसेसरी अ बेटर गवर्नेंस एंड पब्लिक वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। और किसकी बात कर सकते हो कि इसमें बढ़िया तरीके से आपका सॉरी, ठीक है, गवर्नेंस और पब्लिक वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि इसमें किसकी बात करते हैं हम, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर की तो वैसे हम पूरे ही अपने जितने भी हमारे 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसी में बात करते हैं, बट इसमें हम ज्यादा करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही पीपल से जुड़ा होता है, कॉमन मैन से बिल्कुल ही हमारा जुड़ा होता है। तो एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नेंस इज दैट इज क्लोजेस्ट टू द पीपल एंड hence their problems are solved quickly and low cost। जिसको कह सकते हो कि जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है कॉमन मैन की, उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, और एकदम से कह सकते हो स्पीड में, ठीक है, उससे सॉल्व किया जाता है। तो ये तो है मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट। नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट, क्यों चाहिए हमें लोकल गवर्नमेंट। तो क्यों चाहिए, तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसको कह सकते हो कि हमें एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश करना है, क्योंकि हमारे पास में सेंट्रल था, स्टेट था, बट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री और बहुत ज्यादा इसमें डाइवर्सिटी है, तो हमें जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो भी फिर ज्यादा बनेगी। जब डाइवर्सिटी तो प्रॉब्लम्स भी ज्यादा है, और इसके अलावा जिसको कह सकते हो कि जो लोकल कॉमन पीपल की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, इसी वजह से हमें क्या पड़ता है, लोकल गवर्नमेंट की नीड पड़ती है, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश कर पाए। Second, local governance is required to ensure political and economic participation at the local level। ठीक है ना, लोकल लेवल पर हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा। इसी के जरिए हमें पता चलेगा कि वीमेन का कितना पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ठीक है, जहां पर उनको कह सकते हो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी जाती थी, अगर दी गई तो कितने बढ़िया लेवल पर उन्होंने अच्छा करा है। एंड थर्ड, लोकल गवर्नेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सेस ऑफ कॉमन सिटीजन टू द रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि लोकल गवर्नमेंट से हमें बिल्कुल एक्सेस मिल गया, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है ना, उन तक पहुंचने का बहुत ही आसानी तरीके से पहुंचा जा सकता है, जबकि हम नहीं जा पाते हैं एमपी से मिलने के लिए, ठीक है ना, लेकिन यहां पर हम आराम से अपनी बातों को बिल्कुल उनके सामने रख सकते हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आप मान के चलो इनके लिए नालियां साफ नहीं हो रही हैं, रोड की सफाई नहीं हो रही है, ठीक है ना, जो इनके मेन काम आते हैं, तो उसमें क्या होगा, तुरंत आप फोन कर देते हो या फिर चले जाते हो काउंसलर्स के पास में या प्रधान के पास में, ठीक है ना, तो वो उनको सॉल्व करा दिया जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये क्या है, एक्सेस दे रहा है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के पास में पहुंचने के लिए। एंड द फोर्थ सक्सेसफुल एंड रैपिड कंप्लीशन ऑफ वर्क, इसको कह सकते हो पब्लिक वेलफेयर वर्क, ठीक है ना। तो जो पब्लिक वेलफेयर है उसके लिए यहां पर नीड पड़ती है हमें लोकल गवर्नमेंट की। एंड फिफ्थ, फॉर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन एंड सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कह सकते हो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, लोगों का आपस में, यानी कि जो हमारा काउंसलर, क्योंकि वो वहीं से निकल कर आता है, बिल्कुल ही उसको जानते होते हैं हम, ठीक है ना, तो उनके साथ में हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, कोऑर्डिनेशन बन जाता है, इसकी वजह से हमारा लोकल गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी में फिर हम बात करते हैं कि आखिर डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो जो टाइम मिला है आपको उसको ढंग से यूज करना है, ठीक है ना, वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करना है। तो हम डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया की डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, कि आज तो हमें लोकल गवर्नमेंट मिलता है 1992 से आ रहा है, लेकिन उससे पहले कैसे स्टार्ट हुआ होगा। तो हम इसके अंदर कह सकते हो कि जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, तो माना जाता है कि जो सेल्फ गवर्निंग थी एंशिएंट इंडिया से चलती हुई आ रही है, बस उस पर उसको हम क्या बोलते थे उस टाइम पर, वी सेड इट सभा। तो हम पहले इसको सिर्फ और सिर्फ सभा बोलते थे, एंशिएंट इंडिया के टाइम पर सेल्फ गवर्निंग होती थी, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से जैसे जैसे टाइम चला गया तो इसने किसका रूप ले लिया, इन द फॉर्म ऑफ द पंचायत विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। जो विलेज असेंबलीज थी वो किसमें चेंज हो गई, पंचायत में, बट अभी भी इनके लिए कोई रेगुलर इलेक्शन ये सब चीजें नहीं हो रही, कहीं पर बन गई, कई जगहों पर कह सकते हो कि अपने आप उन्होंने फैसला सुना दिया या फिर जो प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व कर लिया गया, बट अभी रेगुलरिटी नहीं थी इनके पास में कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, कहीं पर करा लिए कहीं पर नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ में आ रही थी, जिसको कह सकते हो रेगुलर चीजें नहीं थी, ठीक है ना। और टाइम बीता, जिसको कह सकते हो ये चेंजिंग प्रोसेस में चला, ठीक है ना, और चेंज जरूरी है। इन मॉडर्न टाइम्स इलेक्टेड बॉडीज ऑफ लोकल गवर्नेंस, कह सकते हो कि जब इंडिया के बिफोर द इंडिपेंडेंस इंडिया, वो टाइम था 1882,
ठीक है। 1882 में क्या था, जो लॉर्ड रिपन थे यानी कि ब्रिटिश, ठीक है, जो वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने स्टार्ट करा था और इसको इन्होंने बोला था लोकल बोर्ड, और कई बार इसको हम क्या बोल देते हैं, मुकामी बोर्ड भी, ठीक है, तो इसको हम मुकामी बोर्ड भी बोल देते हैं। तो लोकल बोर्ड लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट करा था 1882 में, जिसको कह सकते हो, ठीक है। और फिर उसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, और आगे कैसे बढ़ा, तो जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, उन्होंने इसकी डिमांड और आगे बढ़ाई। लेकिन यहां पर ये रेगुलर नहीं है 1882 में, ऐसा नहीं है जैसा आज हमें देखने को मिलता है 1882 में स्टार्ट कर दिया, फिर कब होगा कुछ नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। ना इनके लिए कोई सैलरी है, ना कोई एक टेन्योर दे रखा है कितने टाइम के लिए होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी कि इसमें रेगुलेटरी नहीं देखने को मिल रही। और आईएनसी ने इसकी डिमांड को और आगे बढ़ाया, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि लोकल बोर्ड्स को ज्यादा इफेक्टिव बनाए, क्योंकि उस टाइम पर हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो वो चाहते थे कि लोकल गवर्नेंस आएगा तो यानी कि जो इंडियंस होंगे वो इसके अंदर क्या होंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, उन्होंने इसकी डिमांड को आगे बढ़ाया। तो ये चीज समझ में आई आपको, बेटा रोहित, ठीक है। तो अब इसके बाद में आता है हमारा GOI 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी में क्या हुआ, बात करी गई हमने ग्राम पंचायत की। अब ग्राम पंचायत को बनाने की बात करी कि बहुत सारे प्रोविंसेस, जैसे आज हमारे पास में स्टेट उस टाइम पर प्रोविंसेस होते थे, उसमें हमने बोला कि ग्राम पंचायत हमें बनानी चाहिए, और इसी चीज को हमने आगे बढ़ाया किसमें, GOI 1935, जिसको कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी बात को देखो आगे स्टार्टिंग कहां से करती है, 1882 से, और हम कहां तक आ गए, 1935 तक आ गए। और महात्मा गांधी जी, उनका मानना था कि जो लोकल गवर्नमेंट है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइजेशन को मानते थे। डिसेंट्रलाइजेशन को कह सकते हो, पावर को हम क्या कर देते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, अपने से ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, दूसरे के पास में। तो कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा तभी एक देश आगे बढ़ सकता है, ये महात्मा गांधी जी का मानना था। इसीलिए महात्मा गांधी जी के जो कह सकते हो आइडियोलॉजी थी, उनके विचार थे, थिंकिंग थी, उनको हमने इसमें क्या करा था, शामिल करा, ठीक है। कब करा बताऊंगा, ठीक है ना, 1992 में। He believed that strengthening the ग्राम पंचायत, क्योंकि उनका मानना था कि ग्राम पंचायत जितने ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, तो महात्मा गांधी का मानना सीधी सी बात यही था कि जो लास्ट पर्सन है, लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, अगर इसका डेवलपमेंट हो रहा है तो इट मीन्स पूरे इंडिया का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी तो अपने आप ही डेवलप कर जाएंगे ना। अगर हमारा लास्ट पर्सन जो बिल्कुल लास्ट में खड़ा हुआ, अगर उसका डेवलपमेंट हो गया तो ऑब्वियसली जो पास में उनका तो डेवलपमेंट हो जाएगा। और लास्ट में कौन आ रहा है आपका, पीपल, कॉमन पीपल के पास में कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए, अरे आप बताइए ना, लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो लोकल गवर्नमेंट होती है, तो लोकल पीपल शुड पार्टिसिपेट इन एवरी डेवलपमेंट वर्क, क्योंकि उनका मानना यही था कि जो लोकल पीपल है अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि कॉमन पीपल की अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे को अपने देश को किस तरीके से आगे लेके जाना है, और तभी वो इसमें क्या करेंगे, मोर पार्टिसिपेशन करेंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब बात आती है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे हुआ। ये तो अभी जितनी भी बात करी हमने, ये करी मैंने आपसे 1947 से पहले की, बिफोर द 1947 एंड नाउ आफ्टर द 1947। तो इसमें क्या हुआ, हमें दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने पड़े, द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर दी। क्यों फाउंडेशन बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि यहां पर वही चीज है, फाउंडेशन यानी कि बिल्कुल ही लोकल गवर्नमेंट हुआ, तो बिल्कुल नियरेस्ट है पीपल, अगर यहां है पीपल, यहां पर क्या है आपका लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, इसके बाद में आपका स्टेट गवर्नमेंट और फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या हुआ, इसने एक फाउंडेशन का तैयार करा या नहीं करा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ, इसकी बात करी गई। इवन बिफोर दिस सम एफर्ट्स वर मेड, फॉर्मल लोकल गवर्नेंस बॉडीज पहले भी कर सकते थे, ठीक है ना। ऐसे ही फिर आया CDP, जिसको कह सकते हो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1952 में। 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है ना। इन 1952 विच थिंग वाज इंप्लीमेंटेड, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर आपसे पूछा गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन, तो आंसर रहेगा 1952। फिर आता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोग्राम वाज टू इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द लोकल डेवलपमेंट, कि लोकल डेवलपमेंट के लिए यानी कि जो हमारे बिल्कुल पास की प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए पब्लिक का क्या करना है, पार्टिसिपेशन करना था। ये किसका काम था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ड को भी देख सकते हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है।
अब इसी में बात करेंगे 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। ये 3 टियर पंचायती राज सिस्टम क्या भी बताऊंगा, ठीक है ना, इसको कि 3 लेवल पर यही चीज होती है। तो वाज रिकमेंडेड रूरल एरिया अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, तो इसमें बोला कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास में होनी चाहिए, ठीक है। और सम स्टेट जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब ने इसको 1960 में अडॉप्ट कर लिया। बट यहां पर आप क्या देख रहे हो, मैंने बोला कुछ ही स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे करके, ठीक है ना, लेकिन अभी भी पूरे इंडिया में नहीं हो पाया। तो अभी पूरे इंडिया में हमें इसको क्या करना है, गवर्न करना है। तो उसके लिए ये प्रोसेस चल रहा है, स्टार्टिंग 1882 से हुई है और 1947 से इंडिया में बात हो रही है और हम यहाँ पर 1960 तक आ चुके हैं। और इसी में हम आगे बात करते हैं, ठीक है। दीज बॉडीज वर हेविली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है ना। तो लेकिन क्या हो रहा था, ये अभी भी किसके ऊपर डिपेंड थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड थी। तो इसलिए इनकी रेगुलेटरी नहीं चल पा रही थी, इन्हें आज भी ऑटोनॉमी नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, मैनी स्टेट डिड नॉट इवन कंसीडर नीड टू एस्टैब्लिश, बहुत सारे स्टेट ने बोला कि हमें नीड ही नहीं है यार, गुजरात महाराष्ट्र ने कर ली लेकिन हमें तो नीड ही नहीं है, वो इस तरीके से बात कर रहे थे। इसी वजह से और क्या हो रहा था, यहाँ पर कोई भी कह सकते हो कि लोकल बॉडी वर डिजॉल्व, कई जगहों पर बहुत जल्दी डिजॉल्व कर दी गई, जब उनका मन करा तब डिजॉल्व कर दी। यानी कि कोई भी इसमें कह सकते हो टाइम पीरियड फिक्स नहीं था, कोई फिक्स टेन्योर नहीं था। जब जिसका मन आ रहा था, स्टेट का, महाराष्ट्र का मन आ रहा है कि अच्छा अब हम लोकल गवर्नमेंट को चलो यार ऐसा करते हैं कि इसको हम डिजॉल्व कर देते, कर दे डिजॉल्व, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा कह सकते हो कि स्टेट ने लोकल गवर्नमेंट को नहीं दे रखी थी, वो अपने बिहाफ पर बस उन्होंने दे दी। अब पता नहीं चल रहा कौन सा काम उनका मन करता तो करवा लेते थे उनसे, और नहीं है तो नहीं, और फिर खत्म कर दिया। तो इस तरीके से हो रहा था। मैनी स्टेट मोस्ट ऑफ द लोकल बॉडी इलेक्शन वर हेल्ड इन डायरेक्टली, कई जगहों पर डायरेक्टली कर दिए गए, कई जगहों पर कह सकते हो लोकल बॉडीज को पोस्टपोन कर दिया गया, और कई जगहों पर इनडायरेक्ट इलेक्शन करा दिए गए, ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा था। यानी कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कहीं पर हो रहे हैं, कहीं पर नहीं हो रहे हैं इलेक्शंस, ठीक है ना। कहीं पर इसको पहले डिजॉल्व कर दिया गया, अपने आप अपनी मर्जी के हिसाब से क्या कर रहे थे, स्टेट इसको चला रहे थे। बट आफ्टर 1987, ठीक है ना, इसी के लिए एक कह सकते हो इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया गया, जिसमें आपका आता है 1989 में, ठीक है ना। 1989 में जो कह सकते हो पीके थुंगन कमेटी, ये ध्यान रखनी है आपको। इन 1989 पीके थुंगन कमेटी होती है, जिसने रेकमेंडेड करा था कि लोकल गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जगह होनी चाहिए। ये कौन कर रहा है, पीके थुंगन कमेटी। कब आई है, 1989 में आई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पेपर में आ जाएगा, लिख लो इसको, ठीक है। तो इसी ने बात करी थी, रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड, कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और इनके लिए जो जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है इलेक्शन की, फंड्स की, ठीक है ना, तो इन सबको वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझ में आई है तो बता दो एक बार, आगे समझ में, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़ो सर जी, बढ़ो आगे, ठीक है ना। तो चलो आप देखो, अब आता है हमारा 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यानी कि अभी पीके थुंगन कमेटी ने क्या बोला था, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो हम 2 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर आए, 73rd और 74th। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके लिए था, इट इज फॉर द रूरल एरियाज, एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इट इज फॉर द अर्बन एरियाज, or we can say it is for the village and it is for the towns, city, okay। और कब आए हैं ये, तो ये दोनों ही आपके आए हैं 1992 में। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ है, इन 1992। और आपसे पूछा जाएगा ये इनफोर्स कब से हुए, इनेक्ट कब से हुए, तो इनफोर्स बाय 1993, या अगर इनेक्ट पूछ ले, ठीक है ना, केम इनटू फोर्स पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, इनेक्टेड इन 1993। तो ये चीजें हुई हैं आपकी, ठीक है ना। तो यानी कि 1992 में हमने करे हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर द रूरल एंड द विलेज, एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर द अर्बन एरियाज, और वी कैन से सिटी टाउन्स इन 1992 एंड इनेक्टमेंट इन 1993। आओ अब बात करते हैं कि आखिर 73rd क्या है और 74th क्या है। देखो मैं इसको बिल्कुल आपका कंपैरिजन ही आ जाता है, तो कंपैरिजन की तरफ से लाया हूं। तो इसमें मैंने आपको बताया 3 लेवल्स ऑफ क्या होता है हमारे पास में पंचायत देखने को मिलती है, यानी कि 3 टियर सिस्टम जिसको बोल सकते हो। 73rd रूरल के लिए है, और ये क्या है हमारा 3 टियर गवर्नमेंट।
ठीक है, 3 टियर गवर्नमेंट है, जिसमें हमने क्या बात करी है, ग्राम पंचायत जिसको हम क्या बोलते हैं, विलेज लेवल पर होती है, यानी कि सबसे जो पीपल है, पीपल यहां है, पीपल क्या करेंगे, ग्राम पंचायत को जिसको कह सकते हो, इसको इलेक्शन करेंगे, यानी कि इलेक्ट करेंगे, सॉरी, ठीक है ना, इलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, डायरेक्ट वोट, डायरेक्ट वोट करेंगे इनके लिए, ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे गांव है, जिसको कहते हैं ना गांव में कि प्रधानी का इलेक्शन हो रहा है, ये वही है भाई, ठीक है। अब इन्हीं में से ग्राम पंचायत जिसको कह सकते हो, इनमें से ये कौन बनेगा, आपका सरपंच, ठीक है, इन्हीं में से सरपंच बन जाएंगे। जिन पीपल ने क्या करा, एक एक प्रधान जिसको कह सकते हो वो बने, और उसमें से फिर एक ऐड बना, सरपंच बन गए, ठीक है ना, तो वो उस तरीके से हुआ। अब ऐसे ही बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनता है, एक ब्लॉक बनता है, ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, फिर ब्लॉक लेवल पर बनेगी, उसको बोलते हैं हम पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, यहां पर जरा समझना, ये छोटे छोटे गांव हैं, इनमें से एक एक कैंडिडेट आया और वो जीत गया। जब ये जीत गए, ठीक है ना, एक ब्लॉक के अंदर मान लो ये चीजें हो गई, ठीक है ना, जब ये जीत गए तो इसमें क्या हुआ, एक सरपंच बनाया, और ऐसे बहुत सारे गांव को मिलाकर हमने एक ब्लॉक बना लिया। अब क्या हुआ, ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉक बनकर क्या बना, एक आपका जिला बना, जिसको आप बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट। भाई इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों जिला अब कॉमन हो गया, ठीक है ना, तो वो जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल भी बोलते हैं, यानी कि बहुत सारी ब्लॉक्स मिलकर आपका क्या बना लेते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट बना लेते हैं। अब यहां पर जो समझने की लायक है, देखो इनका तो डायरेक्ट इलेक्शन होता ही होता है, और कई बार इसका भी डायरेक्ट इलेक्शन पीपल द्वारा कर दिया जाता है और इसका भी कर दिया जाता है, ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। कई बार वो जिला परिषद का इलेक्शन डायरेक्ट ना कराकर यही रिप्रेजेंटेटिव कर देते हैं, ब्लॉक समिति के कर देंगे या फिर ग्राम पंचायत के कर देंगे, तो ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, ठीक है ना, वेरी करता है स्टेट के ऊपर कि वो तीनों का एक साथ भी इलेक्शन करा सकते हैं पीपल से, या फिर वो, इसका तो कंफर्म है, ये तो पीपल ही करेंगे, ठीक है ना, ग्राम पंचायत का, और फिर इनके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो चुन लिए जाते हैं। इसमें कोई दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा हो तो बताओ आपको, ये चीज समझ में आया। 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जिसकी बात कर सकते हो, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जो टॉप लेवल पर है वो क्या है, आपका जिला परिषद, और उसके मिडल में जो है वो पंचायत है, और जो सबसे नीचे जिसको कह सकते हो ग्राम पंचायत, और क्योंकि पीपल इसी को इलेक्ट करते हैं। इसी में आपका एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कह सकते हो ग्राम सभा, ठीक है, तो जरा यही समझना आप, ग्राम सभा, इसको जो इलेक्ट कर रहे हैं ये कर कौन रहा है, तो ग्राम सभा क्या होती है, ऐसे जो अडल्ट यानी कि कितने हैं, 18 और 18 प्लस, वो पीपल, मैन वीमेन, ठीक है ना, रिच पुअर, एनी कास्ट, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो क्या करते हैं, इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो ग्राम सभा कहलाते हैं। इट इज नॉन एज द ग्राम सभा। क्या काम करते हैं, तो इट सुपरवाइज द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत, सुपरविजन करने का काम इनका होता है कि जो पैसा आ रहा है भाई लगा भी रहे हैं या नहीं लगा रहे। पता चला यहाँ पर पैसा आया ग्राम पंचायत में कि यहाँ गांव के अंदर लाइट लगानी है और वो लाइट लगाई नहीं, ठीक है ना, तो ये देखेंगे हाँ पैसा आया था, कहाँ गया, देख रहा है विनोद, सारा का सारा पैसा प्रधान खा गए हैं, आया कुछ तो। पंचायत जो वेब सीरीज बनी थी आपकी वो इसी के लिए बनी है, ठीक है ना, लोकल गवर्नमेंट वही दिखा रखा है उसमें, ठीक है ना। जो सचिव जी है यानी कि जिसको कह सकते हो सेक्रेटरी, वो नॉन इलेक्टेड है, इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जो कौन थे वहां पर सेक्रेटरी, रवि कर देता हूं फिर बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो पंचायत सेक्रेटरी है इनका इलेक्शन नहीं होता भाई, इनका क्या होता है कह सकते हो अपॉइंटेड होते हैं। अपॉइंटेड कौन करता है, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखना है जो भी काम हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये अगर समझ में आ गया तो बताओ, ठीक है ना। अब आओ इसी तरफ से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बताया था मैंने किसके लिए, फॉर द अर्बन, अर्बन यानी कि गांव के लिए, जिसके लिए बता सकते थे, ठीक है ना, सॉरी शहरों के लिए, अर्बन एरियाज के लिए था। तो इसमें भी 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, 1 2 3। तो सबसे ऊपर जिसको कह सकते हो यहां पर मिलेगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ब्लॉक लेवल पर जिसको कह सकते हो म्यूनिसिपल काउंसिल, यहां पर आपको मिलेगा म्यूनिसिपल काउंसिल, सेम एज ब्लॉक। एंड द लास्ट लेवल इसको बोलते हैं हम नगर पंचायत। तो जरा समझो, जैसे हमने देखा था रूरल में सबसे नीचे क्या था,
ग्राम पंचायत, यहां पर नगर पंचायत क्योंकि नगर है, यहां पर पीपल, पीपल क्या करेंगे, इनको वोट करेंगे नगर पंचायत, ठीक है। और ये क्या है, टाउन्स जो ये कह सकते हो उसमें, ठीक है ना। और फिर इसी के ऊपर क्या होता है आपका म्युनिसिपल काउंसिल, और ये जो होता है इसको बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिपेंड करता है पॉपुलेशन कितनी हो रही है। जैसे दिल्ली में आप देखते हो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसमें हम बोलते हैं ना एमसीडी के इलेक्शन अभी होकर गए थे, ठीक है ना। तो वो यही चीज था, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ऐसे बॉम्बे में बीएमसी, ठीक है ना, तो वो भी यही चलता है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि जितना लार्ज एरिया होगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से फिर इसमें ये होगा, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से। नगर पंचायत में वो है जो अब ना गांव रह गए हैं और ना पूरी तरीके से शहर बन पाए हैं, यानी कि उसमें ये चीज आ रही है। उससे थोड़ा सा ऊपर इसमें कह सकते हो शहर, ठीक है ना, वो इनमें काउंट होते हैं। और जो उसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं। तो ये चीजें जब आती है तो इनके लिए सब में इलेक्शन होता है भाई, ठीक है ना। वैसे मैं आपको दिल्ली के लिए ही बताकर चलता हूं, यहां पर हम क्या करते हैं, हम अपने जितने भी वार्ड मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। पीपल यहां पर है, पीपल ने क्या करा, वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट करा, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट होंगे तो वो क्या बन गए, हमारे काउंसिलर्स। देख सकते हो अपने अपने जो भी वार्ड नंबर है, वार्ड नंबर 19 है, 18 है, जो भी चीज है, ठीक है ना, उस तरीके से क्या हुआ, काउंसिलर्स बने। अब इन्हीं काउंसिलर्स में से क्या बनते हैं, एक पूरा का पूरा मेयर बनेंगे, ठीक है ना, जो हेड होगा वो मेयर बनेंगे, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से क्या होता है, इन्हीं काउंसिलर से बनाया जाता है, ठीक है ना। ये सारे मिलकर बनाते हैं, हम नहीं इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते, इसमें जो हमारे वार्ड मेंबर्स हैं वो करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। दोनों को ही मैंने इसलिए बिल्कुल एक साथ समझाया ताकि कंफ्यूजन ही ना हो कि यहाँ पर क्या है 3 लेवल्स ऑफ 3 टीयर सिस्टम और यहाँ पर 3 टीयर सिस्टम क्या है। जो पेपर में आता है वो आपसे ज्यादातर यही आता है, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो दोनों की चीजें जो आपको समझ के चलनी है, इनका टेन्योर क्या हो रहा है, यानी कि जो मैंने आपसे बात करी थी वहां पर हमने देखा था कोई रेगुलरिटी नहीं थी, इरेगुलरिटी थी बहुत ज्यादा। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर जो इलेक्शन होगा यानी कि जो इसका फिक्स्ड टेन्योर होगा, टेन्योर कितना है 5 इयर्स दोनों के लिए। 73rd भी यानी कि रूरल जिसको कह सकते हो और अर्बन दोनों के लिए इलेक्शन 5 इयर्स होगा। इसलिए आप देखते हो आफ्टर 5 इयर्स आपके इलेक्शन जरूर देखने को मिलेंगे एमसीडी लेवल पर। रिजर्वेशन मिलता है, सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है, यहां पर 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। किसको, फीमेल को। जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि अगर डिसीजन मेकिंग पावर से फीमेल को दूर रखा गया था एंशिएंट इंडिया इन सबके अंदर, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन इनको दिया गया, रिजर्वेशन दे दिया गया, तो उसके बाद से बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती आई, ठीक है ना। तो फीमेल रिजर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि जो सीट फीमेल के लिए रिजर्व कर दी गई उस पर अब कोई भी मैन नहीं इलेक्शन लड़ेगा। पॉइंट आ रहा है समझ में ना। अगर कोई सीट रिजर्व है फॉर द वीमेन तो मैन कैन नॉट बी इलेक्टेड ऑन दिस सीट, ठीक है ना। उस सीट से आपका मैन नहीं खड़े हो सकते, लेकिन जो जनरल सीट्स हैं उस पर फीमेल खड़ी हो सकती हैं इलेक्शन के लिए। यानी कि जो रिजर्व्ड है वो तो रिजर्व्ड है सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए। जो भी कंपटीशन होगा वो किसके बीच में होगा, अमंग द फीमेल, अलग अलग पार्टीज की होंगी। लेकिन जो जनरल सीट्स है यानी कि जिस पर कोई भी लड़ सकता है, मैन भी और फीमेल भी, ठीक है ना, तो वो दोनों ही उस पर हो सकता है। लेकिन मेल जो फीमेल की सीट्स है उस पर नहीं आएंगी। तो ये 1/3 सीट ऐसी रिजर्व्ड है। इसके अलावा SC ST के लिए भी सीट रिजर्व है। दोनों में बात हो रही है इसलिए मैंने दोनों में लिख दिया सेम, ठीक है ना। इसलिए आप लोग देखते हो कि हमारे एरिया से कई बार फीमेल कैंडिडेट खड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो वो यही होता है कई बार, क्यों, क्योंकि इसमें आपको कह सकते हो रिजर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो दे या ना दे। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, अभी मैंने उसमें बात करती महाराष्ट्र में, गुजरात में, उसमें कई बार क्या हो रहा था और स्टेट में करते हमें जरूरत ही नहीं है और वो कभी भी डिजॉल्व कर देते थे। तो नहीं कह सकते हो कि इसमें जो होता है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा। यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगी। ये क्या है, पावर को डिसेंट्रलाइज करा है। जबकि हमने फेडरलिज्म में पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। यहां पर पावर को डिसेंट्रलाइज किया है। डिसेंट्रलाइज किससे किया है, स्टेट से। स्टेट से गई है लोकल गवर्नमेंट के पास में पावर, अलग से नहीं आई इनके पास में, सेपरेशन नहीं है। तो स्टेट ने अपनी पावर को इनको दिया है, तो उसको कह सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसीलिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिसका कोई भी रिलेशन नहीं होता इलेक्शन कमीशन से। पेपर में यही आएगा आपसे और ऑप्शन में देगा
इलेक्शन कमीशन, उस पर टिक नहीं लगाना है। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा इनके पास में क्या होता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक है ना। पूरे इंडिया के लिए हम किसकी बात करते हैं? फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, लेकिन यहां पर स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। इसको कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए कई बार आप सुनते हो क्या कहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कई बार एमसीडी इन सब के लिए कह सकते हो कि उसमें लोकल गवर्नमेंट में उनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि यहां से फंड अलोकेट होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन से होता है, और उसका भी टाइम पीरियड कितना होता है? 5 ईयर्स। ठीक है, अब जो चीज आपको समझनी है, ये तो कॉमन चीजें थी सबके अंदर, दोनों में 73rd और 74th में, लेकिन यहां से अब कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वो किसको देखकर मिलता है? सब्जेक्ट्स को लेकर। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जहां पर हम देखा था कि वहां पर उनके लिए कोई काम पता नहीं, कभी कोई काम करा लिया, कभी कोई, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दिए गए। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें 29 वर्क्स बताए गए हैं, जिसमें आप कह सकते हो, क्योंकि गांव में काम ज्यादा होते हैं विलेज में, जिसमें उसमें कहते हो फोल्डर का है, फेयर लगाने का है, इसके अलावा क्लीनिंग का है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं? 29 वर्क्स दे रखे हैं। बुक में देखोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना, 28 की। फिलहाल उनसे वैसे पूछा गया, बस आपसे यही पूछता है, उससे ये नहीं है कि आपसे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर शामिल भी नहीं करा है, ठीक है ना, इसलिए उसकी नहीं लगाई है इमेज, ताकि उसमें से आपसे उठाकर नहीं पूछ रहा है कि क्या चीज है क्या नहीं। 29 थोड़ी याद करने बैठेंगे, बस ये याद करना है 29 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन 74th कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 18 सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि गांव में काम ज्यादा है, विलेजेस में, अर्बन में काम कम है, तो इसीलिए हमने क्या करा है, इसको 18 सब्जेक्ट्स हैं। 18 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पर काम करती है आपकी लोकल गवर्नमेंट, जिसको कह सकते हो एमसीडी। तो देख लो, अपने आसपास की सफाई हो गई, नाली हो गई, छोटी मोटी पुलिया बनाना हो गया, ये वीकली मार्केट लगवाना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से काम आते हैं। और स्केड्यूल ध्यान रखनी है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमें 11th स्केड्यूल में इंक्लूड करा है, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने 12th स्केड्यूल में इंक्लूड करा है। यानी कि हमारे पास में कितने स्केड्यूल है? स्केड्यूल हमारे पास में वैसे है ही 12, ठीक है ना, जिसमें कह सकते हो 11 में 73rd हो गया और 12 में आपका 74th हो गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? जहां पर भी जो चीज कॉमन है उसको बताया, और जहां पर थोड़ा सा भी वेरिएशन है उसको बता दिया, ठीक है। बढ़े आगे। तो देखो, अब आता है कि सर आपने 3 बताए थे, नगर पंचायत, ऐसे एमसीडी, इस तरीके से बताते हुए चल रहे थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन हम किसको कैसे पता लगाएंगे कि ये गांव है कि ये शहर है, ठीक है ना। तो किसको हम कंसीडर करेंगे कि these villages comes in the city or not, ठीक है ना। कई बार जैसे क्या होता है कि किसी से बात करो तो बोलते हैं अच्छा गांव में रहते हो, अरे नहीं, वो कहता है गांव में नहीं रहते यार, हम शहर में रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि कैसे पता चल रहा है कि ये शहर है क्या नहीं है? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, जो 3 क्राइटेरिया है। पहला क्या बोला है कि जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5000 होनी चाहिए एक एरिया के अंदर, कम से कम। इसके अलावा जो मेन यहां पर ध्यान रखना है, 75% ऑफ द वर्किंग मैन शुड बी इंगेज इन वर्क अदर देन द एग्रीकल्चर, यानी कि जो एग्रीकल्चर के काम ना करते हो 75% मैन, तब जाकर हम उसको बोलेंगे ये सिटी है। और द पॉपुलेशन डेंसिटी शुड बी एटलीस्ट 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी समझते हो ना, जिसमें क्या होता है? पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने पीपल रह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें यही चीज बोल रखा है, पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने पीपल रहने हैं, कम से कम 400 रहने चाहिए। तो उसको तो हम क्या करेंगे? सिटी में काउंट करेंगे, नहीं तो उसको हम विलेज में ही काउंट करेंगे। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तब होगा। एटलीस्ट मिनिमम पॉपुलेशन 5000, ठीक है ना। मान लो किसी की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है गांव की, लेकिन इसके ऊपर जो मैन है वो एग्रीकल्चर वर्क करते, तो सिटी में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये 3 कंडीशन है। आगे आता है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन को इसको मतलब कह सकते हो इन प्रैक्टिस टुडेज टाइम, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस में क्या कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ इसका, तो ये बात करी जा रही है। कुछ तो बेनिफिट हुआ हो कि हमने भाई इस पे 1992 से लेकर आए हैं, ठीक है। इसमें कह सकते हो 93 में वो इंप्लीमेंट हुआ है, इनेक्ट हुआ, और 94 में पहली बार इस पे इलेक्शन हुए। तो वही टाइम दे रखा है आपको 1994 से 2004, यानी कि 10 इयर्स का जो डाटा है
ये 2004 का, अभी चल रहा है हमारे पास में 2024, यानी कि अभी 20 इयर्स का हम इसमें काउंट ही नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ है। और इसलिए अगर आज की बात करें तो और ज्यादा बढ़ गया है। तो 2004 तक लोकल बॉडी जो है वो कह सकते हो 2 बार, क्योंकि 1994 में हुआ, फिर 5 इयर्स बाद 1999 में, और फिर 1999 से 2004, तो ये 2 बार का 2004 तक है। और अगर अब की बात करोगे तो इसमें और जोड़ दो, ठीक है ना, 20 साल ये हो गए, तो यानी कि टोटल 30 इयर्स हो चुके हैं, 6 बार इलेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर 10 का देखना है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन्होंने तो कह सकते हो कि 3 बार करा लिया है। क्यों करा लिया 3 बार? क्योंकि इन्होंने पहले स्टार्ट कर दिए थे, इसीलिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं एट प्रेजेंट पर, यही चीज आपको समझनी है बेटा, नहीं तो बुक में देखोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है आपको। बहुत ही कंसाइज वे में, इजी वे में आपको लेकर आया हूं, सारे डाउट्स यहीं से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो बुक में यहां पर अलग दे रखा है, फिर दोबारा यहां से, तो कंफ्यूजन होगी। तो उस तरीके से, क्योंकि मेरा काम जो है वो आपको बस कह सकते हो इजी वे में समझाने का है, ठीक है ना। तो हर चीज तो अवेलेबल है ही आपके पास में, ठीक है। तो देयर आर अप्रोक्सीमेटली डिस्ट्रिक्ट पंचायत, यहां पर सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूं 73rd की, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या फायदा हुआ, ठीक है ना। बेनिफिट फ्रॉम द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत हमने 3 देखे थे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में 600, इसको कह सकते हो अगर इलेक्टेड बॉडी है, ठीक है ना, तो उसमें जो फीमेल है वो 200 पोस्ट पर अध्यक्ष रह चुकी हैं, ठीक है। यानी कि अगर 600 हमारे पास में जो इलेक्शन हुआ है उसमें से 600 सीट्स में से 200 सीट जो है वो फीमेल हुई है, तो ये बेनिफिट हुआ है रिजर्वेशन का, 1/3 रिजर्वेशन, ठीक है ना। 600 में से 200 फीमेल क्या है, अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। इंग्लिश वर्ड है अध्यक्ष, ऐसे ही दे रखा है आपकी बुक में भी, ठीक है ना। ब्लॉक लेवल पर अगर 6000 सीट्स हैं, ठीक है ना, यानी कि टोटल ग्राम पंचायत की निकाल रखी है, सॉरी वो आपका पंचायत लेवल पर, ठीक है ना, रूरल पर, उसमें फीमेल 2000 प्रेसिडेंट बनी है। थोड़ा मिक्सअप हो गया होगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर 6000 ब्लॉक लेवल पर सीट्स हैं, उस पर 2000 पर इलेक्टेड कौन हुई है, वीमेन हुई है, प्रेसिडेंट बनी है, तो ये देख लो। इसके अलावा ग्राम पंचायत जो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, 2,40,000, उसमें जो फीमेल है वो 80,000 सरपंच बनी है। सोचो, ये जो कहते थे कि फीमेल के पास में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, उनको दिया ही नहीं गया राइट, तो फिर कहते हो क्या कहते हैं कि फीमेल रूल नहीं कर सकती। जब मौका मिला है तो उन्होंने देख लो 2,40,000 में से 80,000 गांव की जो मुखिया है, सरपंच है, वो फीमेल है और बहुत अच्छे तरीके से रूल कर रही है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि वो पहली बार जब इलेक्शन लड़ा है उन्होंने फर्स्ट टाइम, तो वो तो रिजर्वेशन से आई हैं, लेकिन सेकंड टाइम वो जनरल सीट से खड़ी हुई हैं, जिसको कह सकते हो मैन को टक्कर देते हुए, ठीक है ना। तो ये डेटा याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में 600 में से कितनी इलेक्टेड फीमेल है, 200 अध्यक्ष पद पर, और 6000 ब्लॉक लेवल पर 2000, और 2,40,000 से 80,000। तो ये मैंने आपको जो कह सकते हो ना, अलग अलग उसमें बुक में दिया हुआ है, एक ही जगह पर आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, उससे क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन जिसको कह सकते हो 74th का, अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं, ठीक है, और अर्बन एरियाज रिलेटेड टू द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, इलेक्टेड इन 1993। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 3 लेवल बताए थे, नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें से अगर 100 सीट्स हैं, तो 100 में से जिसको कह सकते हो 30 सीट्स पर कौन है, मेयर जो है वो फीमेल बन चुकी है। और अगर अब की भी बात करूं तो दिल्ली में जो मेयर है, ठीक है, वो कौन है, आपके कह सकते हो एक फीमेल कैंडिडेट ही है। इसमें भी रिजर्वेशन होता है उसमें, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड लेवल था म्युनिसिपल, जिसको कह सकते हो आपका काउंसिल, ठीक है ना, उसमें 1400 सीट्स में से जो फीमेल है वो 500 प्लस पर अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट है। इस टाइम की बात करोगे तो ऑब्वियसली ये बढ़ चुकी है, क्योंकि ये 2004 तक का लेके चल रहे हैं। नगर पंचायत जो 2000 सीट्स हैं उसमें 650 पर वार्ड काउंसिलर्स हैं फीमेल, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट हुआ है। अब इसमें कई बार क्या होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स वही है कि जिसमें कह सकते हो कि लोकल गवर्नमेंट डिपेंड रहती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, कि वो यही शिकायत करती रहती है, कंप्लेन करती है कि उनको ढंग से फंड अलोकेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ये कुछ प्रॉब्लम्स उनमें देखने को मिलती हैं। बाकी इस तरीके से देख सकते हो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। इतने तो हमारे पास में कह सकते हो कि अब तक हमने एमएलए और एमपीज इलेक्ट नहीं करे हैं, जितने हमारे पास में लोकल गवर्नमेंट से इलेक्ट कर चुके हैं। तो ये है हमारा चैप्टर,
ठीक है, जिसमें अगर आप कह सकते हो कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में आपको करा दिया गया है। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।